छत्तीसगढ़ को आज पीएम ने दी 34,000 करोड़ रुपए से अधिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सौगात। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में बोले, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत होगी विकसित छत्तीसगढ़ की नींव। सहकारिता क्षेत्र में आज देश में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना। पीएम मोदी ने किया 11 राज्यों में 11 पैक्स गोदामों का उद्घाटन। कहा, सिर्फ व्यवस्था नहीं, एक भावना है सहकारिता। तमिलनाडु में कांग्रेस को झटका। 3 बार से कांग्रेस की विधायक विजयधारिणी बीजेपी में शामिल। वहीं बीजेपी के चुनाव प्रभारियों की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए अगले 100 दिनों तक पार्टी की रणनीतियों पर हुआ मंथन। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन से कांग्रेस में नाराजगी। बीजेपी ने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले 2 भ्रष्टाचारियों का हुआ है मिलन। आज फिर संदेश खाली के दौरे पर एनएचआरसी की टीम। ईडी के समन के बावजूद आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख का कोई सुराग नहीं। बीजेपी ने फिर बोला, ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला। और उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द। 6 महीने के भीतर होगी दोबारा परीक्षा। आरओएआरओ प्रारंभिक परीक्षा की भी होगी जांच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अपराधियों पर होगी सख्त कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। अब आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 35,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर इन परियोजनाओं की सौगात दी। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने रायगढ़ में एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने इसके 1600 मेगावाट के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली व्यवस्था सुधारने में ये बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 3 प्रमुख फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इनसे कोयले की तेज, पर्यावरण अनुकूल और कुशल मशीनीकृत निकासी में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार के कामों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने चुनावों में दी गई गारंटी तेजी से लागू कर दी हैं। पीएम ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा। साथ ही पीएम ने कहा कि 2014 से पहले जो पैसा लूट लिया जाता था, आज वो गरीब कल्याण के काम आ रहा है। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा होगा। ये गारंटी पूरी करने के लिए मैंने अपने आप को खपा दिया। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार गरीबों के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। गरीबों को लूटने वालों को गरीबों का पैसा लौटाना पड़ेगा। आज देखिए, गरीबों का पैसा लूटने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। गरीबों का जो पैसा लूटने से बचा है, वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं में काम आ रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम राजीव गांधी का वो बयान याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र से भेजे गए 1 रुपये में से 15 पैसे ही पहुंचते हैं। पीएम ने कहा कि पिछले 1 दशक में केंद्र सरकार ने 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे हैं। पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार होती तो उसके बिचौलिए इसमें से 29 लाख करोड़ रुपए चबा जाते। 34 लाख करोड़ में से
29 लाख करोड़ रुपए रास्ते में ही कहीं न कहीं कोई बिचौलिया चबा जाता। बीजेपी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत भी युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिए 28 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। अगर कांग्रेस सरकार होती तो उसके बिचौलिए भी इसमें से 24 लाख करोड़ मार लेते। बीजेपी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए बैंक में ट्रांसफर किए। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी 2.25 लाख करोड़ तो अपने घर ले जाती, किसान को पहुंचते ही नहीं। आज ये भाजपा सरकार है जिसने गरीबों को उसका हक दिलाया है, उसका अधिकार दिलाया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के मन में केवल सरकार बनाना रहा, देश को आगे बढ़ाना कभी कांग्रेस का एजेंडा नहीं रहा। कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच ही नहीं पाती। जो सिर्फ अपने परिवारों के लिए काम करते हैं, वो आपके परिवारों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। जो सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे हैं, वो आपके बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता कभी नहीं कर सकते। लेकिन मोदी के लिए तो आप सब, आप ही मोदी का परिवार है। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का भी शुभारंभ किया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुए समारोह में प्रधानमंत्री ने सहकारी क्षेत्र से जुड़ी कई और बड़ी परियोजनाओं का भी शुभारंभ और शिलान्यास किया। 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों द्वारा संचालित सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को बेहद अहम पहल माना जा रहा है। पीएम ने 500 अन्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में गोदाम और कृषि भंडारण से जुड़ी सुविधा निर्माण का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने देश भर में 18,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण का भी शुभारंभ किया। यह पहल केंद्र सरकार के सहकार से समृद्धि के विजन के अनुरूप है। इससे न केवल इन समितियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों को भी बड़े पैमाने पर लाभ होगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पीएम ने कहा कि अब इस क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी योजना शुरू होने से किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी। इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर, जब उनको ठीक लगे कि हाँ अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। साथ ही पीएम ने कहा कि विकसित भारत के लिए कृषि व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण भी उतना ही जरूरी है। पीएम ने कहा कि कृषि क्षेत्र में नई सुविधाओं के साथ ही पैक्स जैसी सहकारी संस्थाओं को सशक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में सहकारिता की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि, इसके लिए
मैं आप सभी की भूमिका, सहकारी संस्थाओं की भूमिका का महत्व बहुत ज्यादा है, इस बात को समझता हूं। इसलिए आप सभी से मेरी अपेक्षा भी कुछ ज्यादा है। और आखिरकार अपेक्षा तो उन्हीं से होती है जो करते हैं, जो नहीं करते उनसे अपेक्षा कौन करेगा। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में आप जितना ज्यादा और जितना ज्यादा सक्रिय योगदान बढ़ाएंगे, हम अपने लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत बनाए बिना विकसित भारत बनाना संभव नहीं है। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने यही कहा कि आत्मनिर्भरता के बाद ही हम देश को विकसित भारत बना सकते हैं। फिलहाल डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। अब आइए बात करते हैं असम की। दरअसल उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार ने भी राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1935 को निरस्त कर दिया है। ये निर्णय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया। राज्य में अब सभी शादियां और तलाक विशेष विवाह अधिनियम के तहत किए जाएंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह बाल विवाह को खत्म करने की दिशा में भी एक कदम है, जिसमें 21 साल से कम उम्र के पुरुषों और 18 साल से कम उम्र की महिलाओं की शादी होती है। मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण कानून खत्म होने के बाद मुस्लिमों की शादी का पंजीकरण भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार कर सकेंगे, जो कि पहले 94 में मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार करते थे। सरकार ने ऐलान किया कि मुस्लिम विवाह का पंजीकरण करने वाले रजिस्ट्रार्स को हटाया जाएगा और उन्हें एकमुश्त 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। असम सरकार ने कानून हटाने के पीछे तर्क दिया कि ये कानून अंग्रेजी शासनकाल के दौर के हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री जयंत मलबरुआ ने इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के विवाह और तलाक को पंजीकृत करने की जिम्मेदारी जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार की होगी। निरस्त हो चुके कानून के तहत कार्यरत 94 मुस्लिम रजिस्ट्रारों को भी उनके पदों से मुक्त कर दिया जाएगा। उन्हें एक मुश्त 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। बातिल करा হয়েছে বা খারিজ করা হয়েছে, রিপিল করা হয়েছে। कैबिनेट ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1935 को निरस्त करने का फैसला लिया है और इस कानून के तहत अब विवाह और तलाक का पंजीकरण नहीं होगा। 94 मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रारों को एक मुश्त मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। और इस खबर पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं गुवाहाटी से। हमारे संवाददाता कमल बोरा जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। कमल, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से मुस्लिम विवाह कानून की बात की जाए, क्योंकि कई सारी जो खामियां थी वो इसमें नज़र आ रही थी, कमियां नज़र आ रही थी। अब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बात की जा रही है कि रजिस्ट्रेशन होगा। किस तरह का जो अंतर है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें। कि देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, असम में जब भी कोई बोल्ड स्टेप लेने की बात आती है, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा हमेशा आगे रहे हैं। और कल जो ये एक्ट को रिपील करने का जो डिसीजन लिया गया था कैबिनेट में, वो भी एक ऐसा ही डिसीजन था जिनको लेके पूरे देश भर में चर्चा रहे हैं। पूरे देश भर में यूसीसी को लागू करने की जो कोशिश जारी है, वो कोशिश यहाँ पे भी फिलहाल असम सरकार द्वारा यहाँ पे किया गया है और सफल भी हुए हैं। आज से ये कानून यहाँ पे नहीं रहेगा और इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का ये हमेशा कहना है,
आसाम में जो असमानता है जी। कई संप्रदायों के बीच, जैसे मुस्लिम संप्रदाय के यहाँ पे जो पॉपुलेशन है लगभग 35% यहाँ पे मुस्लिम संप्रदाय के लोग रहते जी। हैं, और कई सारे यहाँ इस संप्रदाय के कई सारे लोग, कई लोग हजारों में लाखों में लोग जो रिवरराइन एरिया में रहते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल है, ना के बराबर है। अगर उन लोगों को आगे लाना है तो उन लोगों को भी कुछ सुविधा देने का जरूरत है, लेकिन उन सुविधा को पहुंचाने का जो यहाँ पे सिलसिला है उसमें कई सारे रुकावट थे, जैसे ये एक्ट भी एक रुकावट थे, क्योंकि जब भी कोई लड़की की जल्दी शादी हो जाते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा लोग अनपढ़ रहते हैं, उनको दुनिया के बारे में मालूम नहीं होते हैं, तो उन लोग जो कदम सही समय पे जो सही कदम लेने का जो बात आती है तो उस पर असफल रहते हैं। और वो भी जो पिछड़ापन का जो एक कारण है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और ऊपर से जो शिक्षा के कारण, शिक्षा व्यवस्था से भी वो लोग कहीं दूर रहते हैं। तो कई सारे ऐसे कारण है जो सामाजिक कारण है, तो कई सारे कारणों की वजह से वो संप्रदाय काफी सारे कभी पिछड़े हुए थे। लेकिन सरकार का ये कोशिश है हमेशा से कि सभी संप्रदाय को आगे लाना है। जो केंद्र सरकार का भी जो नारा है सबका साथ सबका विकास, अगर सबका साथ सबका विकास करना है तो उन संप्रदाय को टारगेट करना होगा, उन लोगों को आगे आने का अवसर देना होगा। और ये तभी संभव होगा अगर उन लोगों को सभी जो सुविधा है, सरकार की जो सुविधा है वो उसको पहुंचाया जाए और उस संप्रदाय को आगे आने का जो मौका मिलना चाहिए वो मौका मिलना चाहिए। तो ये जो कोशिश है, इस कोशिश के आगे जो भी असुविधाएं थे उस असुविधा को दूर करने के लिए कई सारे बोल्ड स्टेप यहाँ पे लिया गया था। जो एक बताना चाहूंगा, मद्रासा को बंद करने का भी यहाँ पे एक स्टेप लिया गया था। उनका यही रीजन था कि मद्रासा में जो लोग पढ़ते हैं वो साइंस या फिर जो देश जो उन्नति के लिए जो आगे आने के लिए जो बच्चों को जो शिक्षा की जरूरत है वो मद्रासा में पूरी तरीके से नहीं मिलता था। इसी के कारण उन लोगों को जो सही शिक्षा पहुंचाने के लिए उन लोगों को स्कूल जो कन्वेंशनल स्कूल सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है, उनसे जुड़ना होगा। तो उसके कारण मद्रासा यहाँ पे कई सारे बंद कर दिया गया था। आज ये जो मैरिज एक्ट है वो बंद होने के बाद लोग अभी पूरे जो 21 साल 18 साल के बीच ही शादी होगा तो लोग शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, आगे आने का मौका मिलेगा। और जो स्वास्थ्य में जो इसका असर पड़ता है, जल्दी शादी होने के कारण जो स्वास्थ्य में असर पड़ते हैं खास करके लड़कियों के, तो उसको भी यहाँ पे ध्यान दिया गया है। तो कई सारे वो हर एक मुद्दा यहाँ पे जो उठाना चाहते हैं, उसको प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं असम सरकार द्वारा, कि वो संप्रदाय जो है आगे आए और उन्नति के मार्ग में कंट्रीब्यूट करे और खुद जो सभी लोग उन्नति के वो मार्ग में जुड़ सके। तो ये कोशिश किया गया है इस एक्ट के जरिए भी। जी बिल्कुल, यानी जो सामाजिक विकास है उसको ध्यान में रखा गया। और जैसा आपने कहा सबका साथ सबका विकास को भी सार्थक अगर करना है तो असमानता जो है समाज में उसको हमें धीरे धीरे यहाँ खत्म करना होगा। लेकिन अगर इस पूरे मसले पर अगर प्रतिक्रिया की बात की जाए, किस तरीके से वहाँ के जो आम जनता है उनकी प्रतिक्रिया है, और क्योंकि माना जा रहा है कि यूसीसी की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है ये। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आसाम में ये कोशिश करने से ये अनाउंस किया गया है, इससे पहले भी जो भी यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है असम सरकार द्वारा, अगर जो भी संप्रदाय के लिए वो किया जाता है उस संप्रदाय के लोगों को बुला के यहाँ पे बातचीत किया जाता है। और इससे पहले भी कई सारे बातचीत यहाँ पे भी पहले हुए हैं। और मुख्यमंत्री जब भी कोई मीटिंग में जाता है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में भी अगर मीटिंग होते हैं तो वहां पे भी ये बात वो उठाते हैं और सभी लोगों का सपोर्ट है। ये मुख्यमंत्री खुद कई सारे मीटिंग में कहे हैं। हम जब भी उनसे बात करते हैं तो ये जब भी सवाल आते हैं तो मुख्यमंत्री का ये हमेशा कहना होता है कि सभी मुस्लिम संप्रदाय के उन्नति के लिए जो स्टेप लिया जा रहा है तो उन संप्रदाय के सभी लोगों को ये समझ में भी आया है, उनका सपोर्ट भी है, तभी ऐसा बोल्ड स्टेप यहाँ पे लिया गया है। और जब भी ऐसा स्टेप लिया गया है यहाँ पे कोई एजिटेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। हम लोगों ने इससे पहले भी देखा है, जब मदरसा बंद करने की बात आई थी तो तब भी इतना कोई यहाँ पे एजिटेशन देखने को नहीं मिला था। और हमको लगता है कि कल जो फैसला लिया गया है लोग इससे काफी खुश होंगे, क्योंकि ये उनके हित में है, ये सभी को समझ में आएगा। ये समझाने की कोशिश जो यहाँ पे है वो भी जारी है मुख्यमंत्री द्वारा, सरकार द्वारा। जी, यानी किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। कोशिश यही है कि सबको साथ लेके आगे बढ़ा जा सके, इस देश को भी हम आगे बढ़ा सकें। और खासतौर से इसमें जो बताया गया है, जो प्रावधान एक रखा गया है, जो रजिस्ट्रार्स थे जो कि पहले मुस्लिम विवाह कानून के तहत रजिस्ट्रेशन करते थे, उनके लिए भी एक जो राशि है उसका प्रावधान रखा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया है। जो यहाँ पे जो ऐसे रजिस्ट्रार है लगभग
94 रजिस्ट्रार है जो सरकार द्वारा दिया गया है डाटा है। तो उन जो 94 रजिस्ट्रार है, ये कानून जब भी ये रिपील हो चुका है तो उन लोगों के बारे में भी सोचा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। उन लोगों को 2 लाख रुपया का एक वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा ताकि वो पैसे उन लोग आगे अपने कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के उस पे वो इन्वेस्ट कर सके, अपना जो नियोजन के लिए वो अपने यूज कर सके, खर्च कर सके। तो इसको भी यहाँ पे ध्यान दिया गया है। और हमको लगता है अगर उनको असुविधा होगा, कोई अगर उन लोगों को ज्यादा डिमांड रहेगा, डेफिनेटली वो लोग आगे आ सकते हैं, असम सरकार को अपना बात बोल सकते हैं। अगर असम सरकार को लगेगा उन लोगों को और भी सुविधा देने की जरूरत हो, उनमें भी हमको लगता है कि असम सरकार आगे आएंगे और उनको सुविधा मुहैया कराएंगे। जी बिल्कुल कमल, और ख़ासतौर से जैसे जिस बात का जिक्र आपने किया कि जब समाज के विकास की हम बात करते हैं और ख़ासतौर से जो छात्राएं हैं, युवतियां हैं, जब उनके भविष्य की बात की जाती है तो ना सिर्फ जो एक चिकित्सा वाला आपने कारण बताया कि किस तरीके से उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाता है, शिक्षा के स्तर का भी हमें ख्याल रखना है। ये तमाम ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ख्याल में रखना बेहद ज़रूरी है और इन्हीं से अगर हम बेहतर होते जाएंगे तो शायद और भी आगे हम बढ़ सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री जब हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ असम के मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ पे बैठे थे, तभी से उनका ये कोशिश था कि जो पहले क्या नहीं किया था उसको अभी करना है। जो भी स्टेप जनहित में है उनको वो स्टेप लेना है। कितना भी बड़ा चैलेंज ना आए, क्यों ना आए, उनको चैलेंज को पार करना है। तभी ये बात हमेशा आगे रख के वो हमेशा डिसीजन लेते आए हैं और ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन था। क्योंकि देखिए, ये मैरिज एक्ट एक सिर्फ मैरिज का ही बात नहीं है, डिवोर्स का ही बात नहीं है जी। ये एक्ट होने से पहले यहाँ पे जो आम लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए जो 21 साल या फिर 18 साल को जो ये एक एज मार्क रखा गया था, तो ये मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के बीच वो लागू नहीं था। तभी यहाँ पे बाल विवाह भी होते थे, कई सारे मतलब बहुत सारे बाल विवाह के कारण जो सबको ये पता है कि हेल्थ में कितना असर पड़ता है। जब एक औरत परिपक्व होते हैं उसके बाद ही शादी होना चाहिए, इसका भी एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक वहाँ पे पहले नहीं था, लेकिन ये लॉजिक के कारण ही यहाँ पे जो स्वास्थ्य में जो प्रभाव पड़ते थे, सिर्फ स्वास्थ्य का ही बात नहीं है। जब लड़की की जल्दी शादी हो जाते थे तो उनका जो हायर एजुकेशन मिलने का जो संभावना था वो भी संभावना पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ये पहले आता है स्वास्थ्य, उसके बाद आता है एजुकेशन। जो एक डेवलपमेंट के लिए जो एक पूरे न्यू बनाते हैं स्वास्थ्य और एजुकेशन, इन दोनों चीजों में ही ये संप्रदाय के कई सारे लोग पिछड़े हुए थे। तो उनको अगर आगे लाना है तो ये पहले समस्या का समाधान करना होगा, तभी ये जाके हो पाएगा। इसलिए एजुकेशन पे भी ध्यान दिया, इस एक्ट के जरिए एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया है, स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दिया गया है। और इसके बाद अगर कोई औरत या फिर जो लड़का अगर परिपक्व एज में शादी करेंगे, उनका समझ भी ज्यादा होगा, तो सोशल कंट्रीब्यूशन जो देना चाहिए पूरे देश को आगे लेके जाने के लिए, उन्नति के रास्ते पे जो भी कंट्रीब्यूशन देना चाहिए वो भी सही तरीके से दे पाएंगे। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये काम किया गया है। और आने वाले दिनों में असम सरकार का जो ये कोशिश है, ये कोशिश के दौरान जो भी काम करना होगा ये करते जाएंगे। ये कोई संप्रदाय के विरुद्ध नहीं है, ये कोई जाति के विरुद्ध नहीं है, ये पूरे देश हित में है, ये राज्य के उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए है। जी बिल्कुल, यानी जब एक तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक था ये करना, और वही शायद जो हम मान सकते हैं कि जो भी ये निर्णय लिया गया है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा आपने कहा कि जब हम राज्य हित की बात करते हैं या कैसे एक तबका, एक समुदाय है, उनके हित की बात कही जाती है, और जब ये इस तरह के जब निर्णय लिए गए तो उससे पहले जो बातचीत है वो भी की गई, समुदाय के जो लोग थे वो भी वहाँ पर थे, क्योंकि राजनीति इस बात की कर दी जाती है कि किसी भी समुदाय पर, समाज पर कोई भी जो आदेश है वो थोप दिया जाता है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है कि ये डिसीजन तो कर लिया गया था, लेकिन इससे पहले भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मदरसा बंद करने की जब भी बंद करने का यहाँ पे ऐलान हुआ था तब भी यहाँ पे कई सारे हंगामा हुए थे। लेकिन जो संप्रदाय को आगे मतलब एजुकेशन करेंगे लोग, ये जो बाकी जो पॉलिटिशियंस बोल रहे थे कि एक संप्रदाय के विरुद्ध है, ऐसा एक जो प्रोपोगेटिव स्टेटमेंट कई सारे अपोजिशन के लोग लीडर से दिए थे, लेकिन वो संप्रदाय के ओर से कोई भी बहुत बड़ा एजुकेशन देखने को नहीं मिला था पहले भी। तो इससे ये बात बिल्कुल जाहिर होता है कि वो संप्रदाय भी चाहते हैं कि उनका उन्नति हो, क्योंकि कोई भी संप्रदाय पीछे नहीं रहना चाहेंगे, सब एक साथ में आगे आना चाहेंगे। तो हम लोगों ने मदरसा बंद करने के टाइम पे भी ये देखा था, और आज भी हम लोग
ये मान सकते हैं कि इस डिसीजन के खिलाफ भी कोई नहीं आएंगे, क्योंकि सबको ये बात पता है कि साइंटिफिक है, ये कोई ऐसे ही थोपने वाला कोई कानून नहीं है, मतलब ऐसे ही थोपने वाला डिसीजन नहीं है, ये साइंटिफिक है। इसके पीछे जो रीजन दिया गया है उस रीजन का खंडन करने के लिए भी कोई किसी के पास निश्चित तौर पे कोई उत्तर होगा नहीं। तो निश्चित तौर पे जो सरकार की द्वारा जो कोशिश है उस कोशिश को नाकाम करने की अगर कोई कोशिश होता भी है तो ये असम के लोगों को नहीं लगता है कि उस कोशिश में कोई अपोजिशन के लोग या फिर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये सब समझ सकते हैं कि क्योंकि ये सब डिसीजन लेने से पहले डेफिनेटली यहाँ पे बातचीत हुआ है, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव है मुस्लिम संप्रदाय के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों का भी सपोर्ट है और उन लोगों से बातचीत करके ही ये डिसीजन लिया गया है। तो निश्चित तौर पे किसी का यहाँ पे कुछ नुकसान होगा नहीं, ये सबको समझ में आएंगे और धीरे धीरे करके ये समझाने की जो कोशिश है उस कोशिश में भी सफल रहेंगे असम सरकार। जी बिल्कुल, यानी कि सकारात्मक दिशा में इस तरह का जो निर्णय है वो लिया गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कमल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से असम की अगर बात की जाए तो वहाँ पे मुस्लिम विवाह कानून जो था उसको निरस्त कर दिया गया और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही अब रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जाएगा, जिसके तहत हम कह सकते हैं ना सिर्फ सामाजिक विकास होगा बल्कि खासतौर से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल हमें रुकना एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में 3 बार की सिटिंग विधायक एस विजयधारणी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जी हां, तमिलनाडु में आज इस समय कांग्रेस पार्टी को जोरदार झटका लगा जब विलावनकोड निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक विजयधारणी ने पार्टी को अलविदा कहते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्हें लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार अटकलें लग रही थी। उनके कांग्रेस छोड़ने का एक मुख्य कारण पार्टी के आंतरिक मतभेद रहे। बहरहाल आज केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन और भाजपा तमिलनाडु प्रभारी अरविंद मेनन की उपस्थिति में नई दिल्ली में वे भाजपा में शामिल हुईं। I have never shifted party all my life, and this is the first time I've taken a decision to shift my party for various reasons. I might have had some difficulties, definitely, but now I really feel that under the honorable leadership of our Prime Minister, Honorable Narendra Modi ji, there are a lot of great things happening to our country. Our internationally, our country is in such high profile, and very important is the people of the country also are quite happy with various schemes of the present government. वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी की एक बैठक भाजपा मुख्यालय पर बुलाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में इस बैठक में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अगले 100 दिन की रणनीति पर मंथन हुआ। ये बैठक पार्टी और संगठन के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार चुनाव में 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जबकि एनडीए के लिए 400 पार सीट का मंत्र पीएम मोदी ने दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार हर जगह ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी इस बार भी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी और केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी। तो लगातार मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से जो लक्ष्य रखा गया है उसको साधा जा सकता है, उसके पार हम जा सकते हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जानना चाहेंगे आपसे क्या कुछ खास रहा है इस बैठक की अगर बात की जाए, जिस तरीके से ना सिर्फ प्रभारी बल्कि जो सह प्रभारी हैं उनके साथ मंथन किया जा रहा है और लक्ष्य शायद यही है कि 370 और उसके साथ साथ एनडीए 400 पार का जो नारा दिया गया है उसको कैसे हम सार्थक कर पाएं?
देखिए बिल्कुल मुकुल, जहाँ तक इस बैठक का सवाल है तो आपने देखा होगा कि पिछले महीने सूची जारी की गई थी प्रभारियों और सहप्रभारियों की, जिसमें कई नई चेहरों को भी मौका दिया गया है। कई जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो उस फहरिस्त में शामिल हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है कि आने वाले 100 दिन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए क्रूशियल होने वाले हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा भी है कि 100 दिनों तक पार्टी के कार्यकर्ता उन घरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां तक बीजेपी अब तक पहुंच नहीं पाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो निर्देश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य तय किया गया है, उस लक्ष्य को आम जनता तक पहुंचाने के लिए और जनता से सीधा संपर्क साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी विनोद तावरे, दुष्यंत गौतम समेत अनेक जो पार्टी के जो प्रभारी हैं, पार्टी के जो नेता हैं, हमने देखा कि मंगल पांडे जो बंगाल के प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए और तमाम राज्यों के प्रभारी और सहप्रभारी इस बैठक में पहुंचे। बैठक तकरीबन 2-3 घंटे से ज़्यादा चली और इस बैठक में तमाम लोगों को यह कहीं ना कहीं निर्देश दिया गया कि वो 100 दिनों तक पार्टी के तमाम कार्यक्रमों को ग्रास रूट तक ले जाएं और पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर विचार विमर्श किया गया। और पीएम मोदी ने अपनी जो उनकी तकरीर हुई थी भारत मंडपम में, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय जो अधिवेशन थे उसको उन्होंने संबोधित किया था, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह लक्ष्य रखा था कि एक बूथ पर 370 वोटों की बढ़ोतरी जो है उसको कैसे सुनिश्चित की जाए। अगर पूरे देश भर में अगर 370 वोटों की संख्या अगर बढ़ती है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य किया है, तो करोड़ों वोट का लाभ जो है बीजेपी को साफ तौर पर मिलेगा और इस तरीके से छोटे अंतर से बड़े अंतर तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहुंच सकती है। जी बिल्कुल राजेश, और खासतौर से आज भी हमने देखा कि जो कांग्रेस की सिटिंग एमएलए थी विजय धारनी, उन्होंने भी अब बीजेपी का दामन यहाँ थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही रही है कि लगातार कैसे जो लोग हैं वो अब बीजेपी में भी शामिल हो रहे हैं और लक्ष्य जो है उसको भी हम साध सकते हैं। तो मजबूती जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है इनके जरिए भी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम तमाम जो प्रांत हैं, तमाम जो राज्य हैं, उनको कहीं ना कहीं अपना पैर जो है वहाँ पर पसारा जाए। और आपने देखा कि विंध्याचल पार कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले रही थी, जहाँ पर बीजेपी को कमल खिलाने में कामयाबी हाथ लगी थी, लेकिन उसके बाद कर्नाटक से जो है वो बीजेपी वहाँ से रुखसत हो गई, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में भी एड़ी चोटी का जोर लगाया, जहाँ पर वोटों की फीसदी जो है वो उसका प्रतिशत कहीं ना कहीं ठीक ठाक देखने को मिला और बीजेपी जो है वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रही थी। तो लगातार दक्षिण के राज्यों में कैसे पार्टी अपना पांव पसारे, कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो मजबूत होकर जनता से इंटरेक्ट हो सकें और पार्टी अपना जनाधार बढ़ा सके, इसके लिए लगातार पार्टी की तरफ से मशक्कत की जा रही है। और इसी कड़ी में आज जो तमिलनाडु से कांग्रेस की विधायक हैं विजय धारणी, उन्होंने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जो सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री हैं एल मुरुगन, उन्होंने उनको पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर जो विजय धारणी हैं उन्होंने ये उम्मीद जताई कि भारतीय जनता पार्टी में आकर वो पार्टी को मजबूत करेंगी और तमिलनाडु में बीजेपी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से मजबूती जो है वो नज़र आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कोशिश यही है कि जो लक्ष्य सामने रखा गया है उसको कैसे पाया जाए और कैसे हासिल किया जाए और साथ ही साथ उससे ज़्यादा की जो उम्मीद है उसको भी बरकरार रखा जाए। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले आखिरकार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा और चंडीगढ़ में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली में 7 सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने बताया कि गुजरात में कांग्रेस 24 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 2 लोकसभा सीट भरूच और भावनगर पर लड़ेगी। हरियाणा में 1 सीट कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, जबकि चंडीगढ़ लोकसभा सीट और गोवा की 2 सीटों पर कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी।
वहीं कुछ राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की घोषणा के साथ ही नाराजगी की खबरें भी आने लगी हैं। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को दिए जाने पर निराशा जताई है। तो वहीं दिल्ली में हुए इस गठबंधन पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि ये चुनाव से पहले दो भ्रष्टाचारियों का मिलन है। गठबंधन में दलों के मिलने से दिल मिल जाते हैं, और अगर दिल नहीं मिलते राजनेताओं के तो क्या जनता को ये मिला पाएंगे, खास तौर पे जब इनका मुकाबला प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे नेतृत्व लेड भारतीय जनता पार्टी के संगठन से हो। एक ऐसा संगठन जहां पर हर बड़ा नेता कार्यकर्ता पहले है, नेता बाद में है, और वो जो शक्ति संगठन की है, वो जो शक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की है, उनके सामने ये जो बेजोड़ गठबंधन है, इससे क्या लाभ मिलेगा। इस गठबंधन का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन हाँ एक मकसद जरूर है। दोनों पार्टियां जानती है कि चुनाव हार रही हैं, तो अब चुनाव हारने के वक्त वो अपना ठीकरा किसके सिर पर फोड़े, इसलिए ये गठबंधन किया है कि भैया वोट शिफ्ट नहीं हुआ इसलिए हार गए। एक दूसरे के सिर पे ठीकरा फोड़ने के लिए ये गठबंधन की घोषणा। और जैसे कि अध्यक्ष जी ने भी कहा कि हम तो चाहते हैं गठबंधन हो ताकि ये मलाल ना रह जाए। शराब का नशा ऐसा है कि केजरीवाल जी को नहीं छोड़ेगा, और उसी शराब के नशे में कि नशा कई घर उजाड़ देता है। तो जो आम आदमी पार्टी का शीश महल है और शराब का नशा है, उसने आम आदमी पार्टी का घर तो उजाड़ ही दिया है। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की अगर बात की जाए, इस मामले पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ममता बनर्जी पर मामले के मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शेख शाहजहां को संरक्षण देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की बेटियों के साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी बंगाल की बेटियों के साथ खड़ी है। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले पर ममता बनर्जी सरकार लगातार घिरती नजर आ रही है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज भी संदेशखाली दौरे पर है। एनएचआरसी टीम ने कल भी संदेशखाली का दौरा किया था। संदेशखाली की महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसे लेकर लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। संदेशखाली की महिलाओं ने टीएमसी नेता पर, आपको बता दें, लगातार इस तरह के जो आरोप हैं वो लगाए हैं, जिसे लेकर अब जांच की बात कही जा रही है। और एनएचआरसी की टीम यहां कल भी दौरे पर थी और आज भी यहां पहुंची है। संदेशखाली हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर कब सलाखों के पीछे भेजा जाए। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने शाहजहां शेख को चौथा सम्मन भेजा है और 29 फरवरी को कोलकाता स्थित अपने दफ्तर बुलाया है।
25 फरवरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में बने ओखा और बेट को जोड़ने वाले सिग्नेचर ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करेंगे। यह देश का सबसे बड़ा सिग्नेचर ब्रिज है और यह समुद्र पर बना है। यह नवनिर्मित पुल बेट द्वारकाधीश मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों के लिए बेहद सुगम होगा। पानी के जरिए जो सफर घंटे में तय होता था, अब वह मिनटों में पूरा होगा। कैसी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां और कितना दूरगामी प्रभाव डालेगा यह सुदर्शन सेतु? गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी से बात की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा ने। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, तो देश को सौगात देंगे अभियांत्रिकी के एक नवीन अनुपम नमूने का सुदर्शन सेतु, जो कि द्वारका और द्वारकाधीश को भेट द्वारका को आपस में जोड़ेगा। हमारे साथ गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी जी हैं। हर्ष जी, किस तरीके से देखते हैं एक दृष्टिकोण प्रधानमंत्री जी का, आज उसी संकल्प की सिद्धि हुई है सुदर्शन सेतु के रूप में? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मैं आभार मानता हूं। मोदी जी ने एक विजन देखा कि द्वारका और बेट द्वारका को जोड़ा जाए। देश और दुनिया भर की कई एजेंसीज यहाँ पे सर्वे की गई और ये सर्वे के माध्यम से अनेक लोगों ने ये जो समंदर है, वो समंदर की तेज लहरें और जिस प्रकार की परिस्थिति यहाँ पे है, उसको देखते हुए ये ब्रिज बनाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। और इसको बनाना कई लोग ये मान रहे थे और कई हमारे भविष्यवाणी करने वाले पंडित ये कह रहे थे कि ये ब्रिज का काम जरूर चालू होगा लेकिन उसको पूर्ण कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी भी जो गारंटी देते हैं वो गारंटी पूर्ण करते हैं। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, बहुत अगाध श्रद्धा का केंद्र तो द्वारकाधीश का ये मंदिर है। ये किस तरीके से धार्मिक पर्यटन के साथ साथ पर्यटन और विश्व मानचित्र पर स्थापित होगा? क्योंकि लंबे समय तक लोग पानी के जहाज या नौका के माध्यम से आते थे, अब तेजी से पहुंच सकेंगे। विकास कैसे गति मिले? नावों से आना जाना, उसमें जो दिक्कत होती थी, उसमें कई लोग अपने बुजुर्ग माता पिता की मनोकामनाएं पूरी नहीं करवा सकते थे, लेकिन उनके बेटे मोदी जी ने उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए ब्रिज बनवाया है। अब मेरे देश के द्वारकाधीश जी के किसी भी भक्तों को किसी भी प्रकार की मुश्किल द्वारका में नहीं होगी। सर, प्रधानमंत्री जी का विजन है कि विकास और विरासत दोनों को समेटे रखना। धार्मिक पर्यटन तो है ही, किस तरीके से रोजगार स्वरोजगार भी बढ़ेगा इस पूरे क्षेत्र में? विकास और विरासत का सबसे बड़ा नमूना ये सुदर्शन सेतु ब्रिज है। सुदर्शन सेतु ब्रिज महाभारत, रामायण, गीता, खासतौर पे गीता के श्लोक से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की सभी टेक्नोलॉजियों के उपयोग से बना हुआ ब्रिज है। मेरे देश के युवा जब ये ब्रिज से पसार होंगे तो उन्हें भविष्य में और आज के युग की टेक्नोलॉजी का भी अंदाजा आएगा और मेरे देश की संस्कृति और खासतौर पे गीता के पाठ भी पढ़ने मिलेंगे। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सुदर्शन सेतु एक संकल्प से सिद्धि का प्रमाण है। सुदर्शन सेतु भारत की विरासत पर खड़ा हुआ एक ऐसा गौरवशाली प्रतिबिंब है जो कि बताता है कि यहाँ पर गीता के श्लोक भी अगर दिखेंगे तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दिखेगा। ये विकसित होते भारत का प्रमाण है। साथ ही साथ ये प्रमाण है कि अगर दूरदर्शिता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश होता है तो किस तरीके से अभिनव निर्माण होता है। कैमरा पर्सन मोहित उइके के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, सुदर्शन सेतु, द्वारकाधीश। प्रधानमंत्री के 25 फरवरी को किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे और किन किन परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे, इस पर डीडी न्यूज़ ने बात की देवभूमि द्वारका के जिलाधिकारी जीटी पांड्या से। प्रधानमंत्री द्वारका आ रहे हैं और द्वारका में कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे। कौन कौन सी परियोजना रहेंगी, इस पर बात करने के लिए जिलाधिकारी महोदय इस समय हमारे साथ हैं। सर, कौन कौन से कार्यक्रम रहेंगे और कौन कौन सी परियोजनाएं जिनका उद्घाटन और लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे? जितने लोग द्वारका आएंगे उतने ही लोग बेट द्वारका भी जाएंगे और इससे हम लोगों को जो टूरिस्ट सर्किट है कि जो द्वारका कॉरिडोर, उसके बाद शिवराजपुर बीच और बेट द्वारका कॉरिडोर, ये जो पूरा सर्किट टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पे जो बना रहा है, अब यात्री की संख्या और बढ़ेगी। उसके बाद बेट द्वारका में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ चालू होने वाले हैं जो उसको बेट द्वारका कॉरिडोर के नाम से शुरू होगा। शिवराजपुर बीच है, नागेश्वर टेम्पल है, उस बीच में ऐसा एक कोऑर्डिनेशन सर्किट बनाया जा रहा है जिसके चलते
टूरिस्ट का मैक्सिमम अट्रैक्शन द्वारका में होगा। चलिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जिलाधिकारी महोदय जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम किस तरह का रहेगा और इसके अलावा कई हजार करोड़ की परियोजनाएं प्रधानमंत्री यहाँ शुरू करने जा रहे हैं और आने वाले समय में उसका जो लाभ है वो यहाँ के लोगों को मिलेगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, द्वारका। द्वारका में प्रधानमंत्री जहां हजारों करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत और लोकार्पण करेंगे तो वहीं प्रधानमंत्री बेट द्वारका में पूजा भी करेंगे। यहां के पुजारी समुदाय प्रधानमंत्री का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उनका कहना है कि विकास के काम करने वाला ऐसा प्रधानमंत्री उन्होंने पहले नहीं देखा। देखिए संवाददाता नीरज सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री बेट द्वारका पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पूजा भी करेंगे प्रधानमंत्री। और आपने देखा भी है कि किस तरीके से सुदर्शन जो सेतु है वो बनकर तैयार हो गया है, क्योंकि पहले बेट द्वारका जो लोग पहुंचते थे उन्हें तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और बेट द्वारका के जो पुजारी समुदाय के लोग हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। हमने इतनी उम्र में पहली देखा है कि यह प्रधानमंत्री यहाँ बेट द्वारका जी आ रहे हैं। हम कितने साल से इंतजार करते थे कि कब पुल बनेगा। पुल बन गया, सब सुदर्शन सेतु तैयार हो गया। अब हम बहुत खुश है। पहले जब यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचते थे मौसम खराब होता था या फिर जो कोई लोग यहाँ बीमार हो जाते थे, तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अब श्रद्धालु भी आ पाएंगे और बीमार लोगों का भी इलाज हो पाएगा। जी, द्वापर युग में जब सुदामा जी भगवान जी कृष्ण जी को यहाँ पे मिलने के लिए आए, तभी ये रमन द्वारका थी कि तीनों तरफ समुद्र रहेगा, एक तरफ मार्ग रहेगा। वो चीज वो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सिद्ध कर दी। फिर से द्वापर काल की शुरुआत हो रही है। एक साइड से आने जाने का रास्ता, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ ये विस्तार है। अभी हमारा बेट द्वारका कोई आइलैंड टापू नहीं रहेगा, वो भी आज विकसित भारत की ओर से एक कदम पे कदम मिला के आगे बढ़ेगा। और ये चीज, ये वस्तु आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की देन है। बेट द्वारका के जो पुजारी जो समुदाय है वो कैसे देख रहा है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को और उनके कामों को? उनके कामों को यहाँ के पुजारी जी ऐसी तरह देख रहे हैं कि यहाँ से उनके जो पुल बनने के कारण हमारे बेट द्वारका में सभी सुविधाएं मिलेगी। और सभी पुजारी लोग ये भी खुश है कि वो मंदिर में आएंगे और प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और उनको भगवान द्वारकाधीश जी के नज़दीक पाएंगे, उनको आशीष देंगे कि भगवान उनके साथ ऐसा सत्कार्य भगवान उसके हाथों से करवाते रहे और सब पंडितों ब्राह्मणों का आशीर्वाद पाते रहे। जय द्वारकाधीश। जिस तरह के काम यहाँ पर किए जा रहे हैं उसका सबसे ज्यादा जो फायदा है वो यहाँ के लोगों को मिल रहा है और इसके अलावा जो बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु आएंगे उनको भी इससे सुविधा होगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, बेट द्वारका। प्रधानमंत्री के द्वारका आगमन को लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो भी काफी उत्साहित हैं। उनका क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। 25 फरवरी के दिन भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो बेट द्वारका यात्रा के दौरे पर है और भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री है कि जो यह बेट द्वारका भगवान द्वारकाधीश का दर्शन के लिए पधार रहे हैं, तो हमारे यहाँ के बेट द्वारका मंदिर के पुजारी परिवार की ओर से उनका एक हार्दिक स्वागत है। और आज हमारी नज़र से हम देखने जा रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री श्री और भगवान द्वारकाधीश जी का जो यहाँ दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और ये हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारी जो ये पीढ़ी है, जो ये सुदर्शन ब्रिज है, सब देख के यहाँ के लोग में काफी खुशी का माहौल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में काशी के युवाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। इससे काशी के युवाओं में काफी आक्रोश है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं काशी के युवा। मैं इस समय नमो घाट पर हूं और यहाँ पर तो लगातार लोग आते रहते हैं। एक अच्छा पर्यटन स्थल हो गया है काशी का। और ऐसे में मैं काशी के एक युवा के साथ हूं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि काशी के युवाओं को मैंने नशे की हालत में देखा। तो आप युवा हैं, काशी के हैं, आप इसको कैसे ले रहे हैं? जी हम इसके बारे में बता सकते हैं कि राहुल गांधी आए तो थे, वो रोड पर भी देख के किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन वो हर युवक के घर पे जाके नहीं देखे हुए हैं। वो हर युवक के घर में जाके देखे और तभी का ये निर्णय लें। ये निर्णय उनका गलत भी हो सकता है। यहाँ के हर युवक
नशे के हालत में नहीं रह सकते हैं। एक ही डंडे से सबको नहीं हाँका जा सकता है। अब राहुल गांधी जी ने बोल दिया है कि सारे युवा नशा कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि फिर वो युवा कौन है जो सालों साल तैयारी करते हैं, सफलता पाते हैं और यही युवा देश का भविष्य बनते हैं। कोई आईएएस बनता है, कोई पीसीएस बनता है, कोई एसपी बन के जिले संभालता है। तो नशा करके तो नहीं बनते ये लोग। यही युवा हैं जो देश का भविष्य है। सबके लिए ऐसा बोलना बिल्कुल अनुचित है। राहुल गांधी जी, हमारे जो राहुल गांधी है, रागा बोला जा रहा है जिन्हें, वो एक ही चश्मे से सबको आंक रहे हैं। वो एक चश्मा लगाए हुए हैं और एक ही नजरिए से पूरे देश को देख रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि यही जो युवा है वो सालों साल तपता है, संघर्ष करता है, उसके बाद जाके आईएएस पीसीएस बनता है और तमाम लोग तमाम विदेशों में जाके नाम करते हैं। हम काशी वाले नशेड़ी नहीं है ना, हम लोग गांजा पीते हैं। हम लोग बाबा के भक्त हैं, भोलेनाथ के। वो अपने को खुद देखे कि वो क्या है। यूपी में आके यूपी वालों को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे तो वो जीत नहीं पाएंगे कभी। चीज़ तो बहुत गलत बात है। मतलब किसी के भी बारे में हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते। उन्होंने वो पर्सनली आके यहाँ पे देख भी तो नहीं रहे, मतलब कैसे वो बोल सकते। सबसे पहली बात तो ये जो उनकी मतलब मेंटालिटी है, आई थिंक सो बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग है। ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए था। राहुल गांधी मोदी पर अटैक करते करते युवाओं पर अटैक कर दे रहे हैं और इसका निश्चित रूप से जो प्रभाव पड़ेगा वो चुनाव पर पड़ेगा। और उनको समझना चाहिए कि इस तरह से युवाओं को अगर आप बोलेंगे तो उसका कितना बुरा प्रभाव देश में, राष्ट्र को लेकर और विश्व में भी इस तरह का प्रभाव पड़ेगा कि हमारे यहाँ के युवा कैसे हैं। खासतौर काशी के बारे में उन्होंने बोला है और काशी से तो पूरे देश में, पूरे विश्व में संदेश जाता है। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, नमो घाट, वाराणसी। एशियाई खेलों के पदक विजेता घुड़सवार अनुष अग्रवाला ने ड्रेसेज में देश के लिए ओलंपिक कोटा हासिल कर इतिहास रचा। ड्रेसाज में ये भारत का पहला ओलंपिक कोटा है। डीडी न्यूज़ के साथ खास बात में अनुष ने बताया कि पिछले कुछ महीने उनके लिए बेहद खास रहे हैं। ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद अब उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना है। और क्या कुछ खास कहा उन्होंने, आप देखिए। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं अनुष अग्रवाला, जिन्होंने इतिहास रचते हुए भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में घुड़सवारी के ड्रेसाज इवेंट में ओलंपिक कोटा हासिल किया है। अनुष, बहुत बहुत आपको बधाई इस कामयाबी के लिए। कितना मुश्किल है अगर हम बात करें ड्रेसाज इवेंट में ओलंपिक कोटा हासिल करना? मैं इंडिया का सबसे पहला व्यक्ति हूँ जिसने इंडिया के लिए ड्रेसाज में ये कोटा हासिल किया है। तो आई थिंक वो ऑलरेडी काफ़ी कुछ कहता है कितना मुश्किल है। इंडिया ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो अभी ये करंटली ड्रेसाज स्पोर्ट के लिए बहुत फेमस है। ऑब्वियसली टू इंडिया से करना ज़्यादा मुश्किल है, बट या आपकी अगर हम अचीवमेंट्स की बात करें तो एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ब्रॉन्ज जीता, टीम को गोल्ड जिताने में आपने अहम भूमिका निभाई और अब ये ओलंपिक कोटा आपने हासिल किया। तो किस तरह से देखते हैं आपकी जो बकेट लिस्ट है, किस तरह से वो पूरी हो रही है? जी, ये पिछले जो 5-6 महीने रहे हैं ये काफ़ी अच्छे रहे हैं। जैसे पहले एशियन गेम्स एंड फिर अर्जुना अवार्ड एंड फिर ये पेरिस क्वालिफिकेशन। तो बट हमेशा मेरा जर्नी इतना अच्छा नहीं रहा है। इसके पहले भी बहुत जैसे जो हर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत सारे फेलियर्स, बहुत सारे डिफिकल्टीज आए हुए हैं रास्ते पे। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि डिफिकल्टीज के बाद भी ऐसे अच्छे मोमेंट्स आते हैं एंड फिर मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसे अच्छे मोमेंट्स के बाद वापस डिफिकल्टीज भी आएंगे। तो मैं अभी आई वांट टू एंजॉय द टाइम राइट नाउ। कोटा आपने हासिल कर लिया, लेकिन जो कोटा है वो कंट्री का होता है। ट्रायल्स के बाद अब पता चलेगा कि किसे मौका मिलेगा ओलंपिक में हिस्सा लेने का। तो किस तरह से देखते हैं अपनी तैयारियों को और ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना आपके लिए क्या मायने रखता है? जी, मैं अपने अंदर में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि ये कोटा मेरे वजह से इंडिया को मिला है एंड मैं अपने ट्रेनिंग में, अपने घोड़े पे, अपने कोच में काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे को कि मैं ही पेरिस जाऊँगा। मैं ट्रेन करना चाहता हूँ, अपने आप पे फोकस करना चाहता हूँ, अपना बेस्ट देना चाहता हूँ एंड फिर हम लोग देखेंगे कि जो भी सबसे बेटर है वही जाए। मैं बस चाहता हूँ कि मैं उधर जाऊँ। और जिस तरह से प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भारत को खेलों में भी महाशक्ति बनाना है, 2036 का ओलंपिक भारत में कराने की बात की जा रही है और सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है खिलाड़ियों को। तो भारत में खेल को लेकर जिस तरह का एक कल्चर डेवलप हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड
के जो सारे इनिशिएटिव्स हैं, ये जो जैसे खेलो इंडिया एंड इनके जो इतने सारे जो टॉप स्कीम, काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, ये काफ़ी मेरे हिसाब से बहुत बड़े गेम चेंजर्स हैं। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देते हैं एथलीट्स को एंड मोटिवेशन भी है कि कि और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया जा चुका है। जो यहाँ अब्दुल मलिक आखिरकार पुलिस के हत्थे अब चढ़ चुका है। उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से इसको गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, जिसे दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने राजधानी दिल्ली से इसको गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी हिंसा मामले का ये मास्टरमाइंड है अब्दुल मलिक, जिसे उत्तराखंड पुलिस ने राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की गई है। लगातार उत्तराखंड पुलिस इसकी खोज में थी और आखिरकार ये सफलता हासिल हुई। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बनभूलपुरा में जिस तरह का मामला सामने आया था 8 फरवरी को, इस पूरे मामले में ये मास्टरमाइंड माना जा रहा है, जिसको उत्तराखंड पुलिस ने अब राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जो यहाँ खासतौर से अगर बात की जाए 8 फरवरी का, ये हमने देखा था किस तरीके से हल्द्वानी में हिंसा की वारदात जो है वो सामने आई थी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड था उसको अब राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। बनभूलपुर हल्द्वानी जहां पर हिंसा की बात हमने देखी थी और इस पूरे मामले में लगातार जांच की जा रही थी, सघन अभियान चलाया जा रहा था कि इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसको किस तरीके से पकड़ा जाए। अब्दुल मलिक जो है अब आखिरकार उसकी गिरफ्तारी राजधानी दिल्ली से की जा चुकी है। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड है ये शख्स, जिसे उत्तराखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है राजधानी दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस ने अब्दुल मलिक नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड है ये शख्स, जिसे राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड पुलिस ने राजधानी दिल्ली से अब्दुल मलिक को फिलहाल अब यहां से गिरफ्तार किया है। लगातार खोज इसकी की जा रही थी, तलाशी अभियान चल रहे थे, लेकिन राजधानी दिल्ली से इसको फिलहाल अब गिरफ्तार कर लिया गया है उत्तराखंड पुलिस द्वारा। दरअसल बनभूलपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर अतिक्रमण हटाने पर जो हिंसा भड़की थी और उत्तराखंड पुलिस द्वारा ये बात सामने निकल कर आई थी कि पहला और ख़ासतौर से आमजन के साथ साथ पुलिस और मीडिया कर्मियों को निशाना बनाया गया था, लेकिन इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड के बाद से ये फरार था। ये शख्स 8 फरवरी का ये पूरा मामला था, जहां पे हमने देखा था बनभूलपुरम में किस तरीके से जो हिंसा की वारदात सामने आई थी और इस पूरे मसले का ये मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, जिसे फिलहाल उत्तराखंड पुलिस ने राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं,